नमस्कार, मेरा नाम है कृष और सबसे पहले आज मैं आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर जिसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरी टेलर। जैसा कि आपको थंबनेल को देख करके पता ही चल गया होगा कि आज ये मेरी पहली फेस कैम वीडियो है। आज के बाद से मैं जितनी भी कहानी अपलोड करूंगा वो सब चेहरे के साथ ही करूंगा। अब बात कर लेते हैं आज की हमारी इस कहानी की। तो इस कहानी के विषय में मैं केवल आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि इसे सुनकर आज आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि जो डायनें होती हैं उनमें आखिर कितनी शक्तियाँ होती हैं। वो हम आम लोगों के बीच में रहती तो ऐसे ही हैं, मगर वो हमसे कितनी अलग होती हैं और उनमें कितनी ताकतें होती हैं। इस कहानी को सुनकर आज आपको इस बात का ज़रूर अंदाज़ा हो जाएगा। तो बिना ज़्यादा बातें करते हुए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। अब वीडियो सीधे मेरे चेहरे के साथ शुरू होगी। आज की हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी फैमिली के साथ जो कि गांव के क्षेत्र में रहते थे। इस फैमिली में कुल 4 मेंबर्स थे, जिसमें एक लड़का, उसके पिताजी, मम्मी और इस लड़के की एक बहन। इस लड़के का नाम मैं एक्चुअल नहीं बता सकता आपको, इसका नाम मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर सुरेश रख रहा हूँ। तो सुरेश शहरी क्षेत्र में जॉब करने वाला लड़का था। इनके पिताजी और सुरेश दोनों ही डेली गांव से और शहर की तरफ अप डाउन करते थे काम के लिए। अब होता क्या है, सुरेश जहां रहता था उसके ठीक पड़ोस में एक फैमिली रहने आती है। एक दिन सुरेश अपने घर की छत पर बैठा होता है, तभी सुरेश की निगाह पड़ती है इसके पड़ोस में जो फैमिली रहने आई थी उसमें से उनकी जो लड़की थी उस पर। वो छत पर किसी काम से आई थी। सुरेश को पहली नज़र में जैसे वो लड़की एकदम से दिमाग पे छा सी गई थी, उसे उस लड़की से प्यार हो जाता है। धीरे धीरे सुरेश की फैमिली और वो जो पड़ोस की फैमिली थी इनके घर में आना जाना शुरू हो जाता है। अचानक से ही सुरेश अपनी माँ से एक दिन ये बात कहता है कि मम्मी, मुझे वो जो लड़की बराबर में आई है वो बहुत पसंद है और मैं कैसे भी उससे शादी करना चाहता हूँ। अब जो सुरेश की जो माताजी थी उन्हें भी जो बराबर वो लड़की थी वो अच्छी लगती थी, तो वो एक दिन उनके घर पे रिश्ते की बात करने के लिए चली जाती हैं। जब सुरेश की जो माताजी है वो वहाँ जा कर के सुरेश के रिश्ते के बारे में उन पड़ोसियों से बात करती हैं, तो उन पड़ोसियों की एक बहुत अजीब सी बात होती है जो उन्हें लगती है कि यार ये क्या कह रहे हैं। जब वो सुरेश के रिश्ते की बात करती हैं तो पड़ोसी पहले तो मान जाते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन फिर कहते हैं बोले एक शर्त है। तो सुरेश की माताजी कहती है क्या शर्त है। तो वो बताते हैं कि शादी तो हो जाएगी मगर जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं वो ज़्यादा नहीं आ पाएंगे वेडिंग में। पूछती हैं क्यों। तो वो कहते हैं कि जो हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं वो बहुत दूर दूर रहते हैं, कोई भी यहाँ तक आ नहीं पाएगा। 4-5 लोग हैं हमारे ऐसी जान पहचान वाले जो कि आसपास में ही रहते हैं, वो ही आ जाएंगे, बाकी शादी में हम किसी को ज़्यादा बुला नहीं पाएंगे। आपको अगर कोई रिश्तेदार बुलाने अपने तो आप बुला सकते हो, कोई वैसी बात नहीं है। पहले तो उन्हें थोड़ी अटपटी लगती है बात सुरेश की मम्मी को, मगर बाद में वो कहती चलो बेटा पसंद करता है कोई बात नहीं, सब चीज़ों को इग्नोर करके शादी को हाँ हो जाती है। शादी होती है, शादी में ज़्यादा लोग नहीं आते और जो सुरेश की मम्मी थी उन्होंने भी जानबूझ करके कि उन लोगों को अजीब ना लगे, कंफर्ट में रहें वो लोग, इस चक्कर में वो भी अपने ज़्यादा रिश्तेदार नहीं बुलाती हैं। कुछ ही लोगों के साथ ये शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में जो पहली रात होती है, उस रात जब सुरेश अपनी वाइफ के रूम में जाता है और जाने के बाद जब उस अपनी बीवी का घूंघट उठाता है तो उसे एक ऐसी चीज़ दिखाई देती है जो शायद कोई भी लड़का देखना पसंद नहीं करेगा। वो देखता है कि जो उसकी वाइफ हैं उसकी आंखें लाल सी चमक रही हैं और उसके जो हाथ हैं वो एक ऐसे हाथ है जैसे किसी बूढ़ी औरत के होते हैं। मतलब जो उसने लड़की देखी थी वो तो वो थी ही नहीं, कोई और ही थी जो कि उसके कमरे में थी। अब इस चीज़ को देखते ही एकदम से जो सुरेश है वो चिल्लाने को जाता है, लेकिन वो जो उसकी वाइफ थी वो उसके एकदम से उसके चेहरे पर हाथ रख देती है अपना और उसका मुंह बंद कर देती है और उसके ऊपर एकदम से चढ़ के बैठ जाती है। सुरेश की हालत इस सिचुएशन को देख के ऐसी हो गई थी कि जैसे कि उसके प्राण तुरंत निकल जाएं। सुरेश
ये कहने को जाता है कि मुझे छोड़ दो, मगर वो औरत एक बुढ़िया की आवाज़ में सुरेश से कहती है कि अभी 3 रातें तुझे मेरे साथ बितानी पड़ेंगी, उसके बाद में हमारी 5 बहनों के साथ तू एक एक रात बिताएगा और फिर हमारे साथ चलेगा। सुरेश कहता है कि मुझे छोड़ दो, ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे जाने दो। मगर वो कहती है कि अगर तूने ये बात किसी को बता दी अपने परिवार में, तो तेरे साथ साथ तेरा पूरा परिवार मरेगा। तेरी बलि नहीं, उसके बाद में तेरे पूरे परिवार की बलि ली जाएगी। इस चीज़ के बाद में वो जो औरत है वो एकदम से सुरेश के सर पे अपना हाथ फेरती है और सुरेश को उसके बाद में कुछ होश नहीं होता। अगले दिन सुबह होती है, सुरेश कोशिश भी करता है कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स को बताए कि मेरे साथ क्या रात भर हुआ है, मगर इस चीज़ को घटित होने के बाद में सुरेश के अंदर इतनी हिम्मत बची ही नहीं थी कि वो अपने फैमिली मेम्बर से कुछ कह पाता। और एक आध बार उसने ट्राई भी करी थी इस चीज़ की कि वो किसी को बताए, लेकिन एक अजीब सी औरत की आवाज़ उसके कान में उस समय पड़ती थी जब वो ये सोचता था, और वो उससे कहती थी कि तेरा पूरा परिवार मर जाएगा, पूरे परिवार की बलि ले लेंगे अगर तूने सोचा भी है करने का। इस चीज़ को देख करके सुरेश कुछ नहीं कर पाता। 3 दिन बीत जाते हैं। वो औरत 3 दिन लगातार हर रात ऐसे ही रहती थी, एक बुढ़िया के रूप में जो सुरेश है उसके साथ रात मनाती थी वो औरत, और सुरेश कुछ भी नहीं कर पाता था। 3 दिन के बाद में सुरेश को होश नहीं है। 3 दिन बीत जाने के बाद में वो जो औरत थी जो सुरेश की वाइफ के रूप में उसके साथ रह रही थी, वो सुरेश की जो माता श्री हैं उनके पास जाती है और उनसे कहती है कि मम्मी जी, हमारे परिवार में एक रस्म निभाई जाती है। तो वो पूछती हैं क्या? तो बताती है कि मम्मी जी, हमारे परिवार में एक मान्यता है कि जब भी हमारे यहाँ किसी भी बहन की शादी होती है तो हमारे यहाँ जितनी भी बाकी की बहनें हैं उनकी गिनती के हिसाब से वो उस जो भी बहन की शादी होती है उसके घर जा कर के रहती हैं उतने दिन जितनी वो हैं। जैसे कि मेरी 5 बहनें हैं तो वो पाँचों यहाँ पे आएंगी और 5 दिन रुक के जाएंगी, ऐसी हमारे यहाँ मान्यता है। और जब वो यहाँ से रह कर के चली जाएंगी तभी हम लोग ये मानते हैं कि शादी सफल रहेगी। उनकी माँ को, सुरेश की माँ को ये बात अटपटी लगती है कि ऐसी अजीब सी रस्म हमने कभी नहीं सुनी, मगर वो मान जाती हैं उसकी बात को, अपनी बहू की। मैं बहू कह कर के बुलाऊँगा उस औरत को जो भी वो थी। तो फ़िलहाल वो उसकी माँ मान जाती है सुरेश की। अब वो जो लेडी है वो अपनी 5 बहनों को बुला लेती है इस घर में। सुरेश अब उस औरत के काबू में था, इसलिए वो किसी भी बात पर कुछ भी ध्यान नहीं देता और नॉर्मल रहता है घर में। अब हर रात होता क्या था, सुरेश को दिन भर होश नहीं रहता था। रात के टाइम में वो जितनी भी बहनें इस घर में आई थी उस औरत के साथ, वो हर एक रात सुरेश के साथ मनाती थी अपने भयानक रूप में। जो भी उनका असली रूप होता था वो उसमें मनाती थी। जैसे कि सुरेश की वाइफ का मैंने आपको बताया कि वो एक बुढ़िया जैसी लाल आँखों वाली दिखती थी, मैं पूरा उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो ऐसे ही वो सारी बहनें एक एक करके वो रातें सुरेश के साथ मनाने लगती हैं। सुरेश रात को केवल होश में आता था और उसको इतना था कि वो बहुत तड़पता था उस समय, रात के समय पर। एक एक करके दिन बीतते जाते हैं, 4 दिन करीब बीत जाते हैं। 4 दिन के बाद में जो सुरेश की माताजी थी, इनके जान पहचान में एक गुरुजी थे जिनसे इनका ये हिसाब बैठता है कि ये एक हवन करवाएंगी शादी के बाद घर में, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ नहीं हुई थी शादी के बाद। तो ये उन्हें बुलाती हैं अपने गुरुजी को। वो गुरुजी जब इनके घर में आते हैं तो आते ही उन्हें एक अजीब सी शक्ति का एहसास इनके घर में हो जाता है। वो आने के बाद में सब कुछ नॉर्मल बिहेव करते हैं, कोई भी ऐसा साइन नहीं देते कि उन चीज़ों को ये एहसास हो जाए कि इन गुरुजी को सब पता चल गया है। वो कोई भी ऐसा साइन नहीं देते। लेकिन जाते समय वो इनकी फैमिली मेम्बर्स में जो सुरेश के पिताजी थे उन्हें ये इशारा कर देते हैं कि
मुझसे बाहर मिलना, एक जगह बता देते कि वहाँ आकर के मुझसे मिलना। जब वो ऐसा उनसे कह देते हैं तो जो सुरेश के पिताजी हैं वो उनके कहने अनुसार उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे गुरुजी ने बुलाया था। इन सब बातों के बाद में घर में तो गुरुजी बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हैं। जब वहाँ सुरेश के पिताजी पहुँचते हैं और गुरुजी से मिलते हैं तो वो गुरुजी बताते हैं कि बेटा, तुम जिस बहू को अपने घर में लेकर आए हो ना, वो एक आम औरत नहीं है। तो वो पूछते हैं सुरेश के पिताजी, मतलब क्या है, ऐसा कैसे, मतलब नॉर्मल लेडी है, हमने शादी सब कुछ सही करी है। तो वो गुरुजी बताते हैं कि बेटा, वो औरतें नहीं हैं, तुम्हारी भाषा में उन्हें डायन कह लो। वो औरतें नहीं हैं और तुम ऐसा देख भी सकते हो क्योंकि जब से शादी हुई है सुरेश की, सुरेश तुम्हें उसका नेचर कुछ बदला हुआ महसूस होने लगा होगा। सुरेश पहले जैसा नहीं हुआ होगा, जैसे सुरेश पहले था वैसा नहीं रहा होगा, बहुत परिवर्तन आ गया होगा उसके नेचर में। अब जब इसे सुनने के बाद में जो सुरेश के पिताजी हैं वो ध्यान लगाते हैं तो वो वाकई में ये चीज़ महसूस करते हैं कि सुरेश बदल चुका था, सुरेश का नेचर चेंज हो चुका था। तो वो गुरुजी बताते हैं कि बेटा, तुम किसी भी तरीके से उन औरतों से बच के अपने पूरे परिवार को मेरे पास लेकर आओ, जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ लेकर के आओ। और वहाँ आने के बाद में मैं तुम्हें कोई पूजा बताऊँगा, वो तुम्हें करनी पड़ेगी, तभी तुम इन चीज़ों से छुटकारा पा सकोगे। और इस चीज़ की गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि ये औरतें नॉर्मल हैं और मैं तुम्हें गलत बात बता रहा हूँ, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और अगर मुझे आजमाने का तुम्हारा मन करे तो मैं एक पूजा बता दे रहा हूँ तुम्हें, वो कर देना। मगर इस बात से पहले ही जो सुरेश के पिताजी हैं वो उन गुरुजी से कह देते हैं कि नहीं, हमें आप पे भरोसा है और हम आपकी सभी बात मानते हैं और हम आप पे ऐसे शक नहीं करेंगे, जैसा आप कहेंगे हम वैसा कर देंगे। इसके बाद में जो सुरेश के पिताजी हैं वो घर में किसी बहाने को बना करके पूरी फैमिली को, सुरेश को छोड़ के, जो कि गुरुजी ने कहा था सुरेश को मत लेकर आना, सुरेश को छोड़ के पूरी फैमिली जितनी थी उन्हें लेकर के गुरुजी जहाँ बैठते थे वहाँ पहुँच जाते हैं। अब ये फैमिली जब गुरुजी के पास बैठी होती है तो गुरुजी इन्हें सारी बात बताते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे गुरुजी बताते हैं इन लोगों को ये चीज़ महसूस भी होने लगती है कि ऐसी रस्म के बारे में तो हमने कभी नहीं सुना और सुरेश का बिहेव भी बहुत अजीब हो गया है। सारी बातें इनके सामने खुल के आ जाती हैं। उसके बाद में जो गुरुजी हैं वो इन्हें बताते हैं कि बेटा, इस चीज़ को बचाने के लिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊँगा, लेकिन तुम्हें ये लड़ाई एक तरीके से खुद ही लड़नी पड़ेगी। मैं वहाँ आकर तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन तुम्हें एक ऐसी पूजा बता जाऊँगा जिससे तुम अपने परिवार को बचा लो। वो कहते हैं कि इन औरतों ने तुम्हें जितने दिन कहा था कि हमारी बहनें आएंगी और उतने दिन रहेंगी, उसमें एक दिन करीब बचा हुआ है मेरे हिसाब से। तो वो कहती हैं हाँ, 5 बहनें आई थी, 4 दिन हो गए, आज अगला दिन बचा है, कल का दिन बचा है, आज चौथा दिन पूरा हो जाएगा। तो गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारी पूरी फैमिली को मैं एक एक माला दूंगा पूजा करके, और तुम्हें जितने भी मेंबर्स हो उन सबको वो माला पहननी होगी, और एक चीज़ तुम्हें इससे हटके करनी पड़ेगी। तो सुरेश की मम्मी पूछती क्या? तो गुरुजी बताते हैं कि तुम्हें, जो सुरेश है, उसे अपने घर के इतने एरिए में कहीं एक ऐसी जगह होगी जहाँ तुम्हें अपने बेटे को छुपाना पड़ेगा, एक ऐसी जगह जहाँ उसे कोई भी ना ढूंढ पाए, और तुम्हारी घर में जितनी भी वो औरतें हैं वो उस जगह को ना जानती हों, चाहे वो जगह तुम्हारे घर के पड़ोस में हो। मतलब एक एरिया बताते हैं गुरुजी कि इतने एरिया में होनी चाहिए। मगर एक्चुअल में था क्या, जो सुरेश की जो परिवार था, जिस घर में रहता था, वो मकान इनका दादलाई मकान था, और पुराना होने के साथ साथ वो मकान बहुत बड़ा था। उस मकान में इनके एक बेसमेंट आप कह सकते हो, एक ऐसी जगह बनी हुई थी जिसे ये एक स्टोर की तरह यूज़ करते थे, जहाँ ये लोग कुछ ही ऐसा सामान था जो रखते थे और उसे हमेशा बंद रखते थे। कारपेट वगैरह उस जगह पे बिछा हुआ था। तो ये लोग बताते हैं गुरुजी को कि ऐसे ऐसे हमारे घर में एक जगह है
जहाँ हमने अभी तक उन लोगों लड़कियों को लेके नहीं गए हैं, उन औरतों को, वो जगह सबसे छुपी हुई है। तो वो गुरुजी बताते हैं कि बेटा तुम्हें उस कमरे में सुरेश को लेके जा कर के और एक किसी चीज़ से बांधना पड़ेगा, उसका मुंह भी तुम्हें ऐसा बंद करना पड़ेगा कि वो कुछ बोल ना पाए। किसी भी तरीके से तुम्हें कल की रात काटनी है। कल की रात, वो 5वीं रात जब वो औरतें सुरेश के साथ मनाना चाह रही हैं, वो पूरी नहीं होने देनी है किसी भी तरीके से। अगर वो पूरी हो गई तो ये समझ लेना तुम अपने बेटे को खो दोगी। वो औरतें तुम्हारे बेटे को अपने साथ ले जाएंगी और इतनी बुरी तरीके से लेके जाएंगी कि तुम देख भी नहीं पाओगी इस चीज़ को। तो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, फैमिली कहती है, और आप जैसे जैसे कहोगे हम वैसा वैसा करेंगे। तो अगला दिन आता है। अगले दिन ये लोग बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हैं। हालांकि इनके पूरा परिवार डर चुका था इस चीज़ से कि जो चीज़ें हो रही हो, ये जो औरतें हमारे साथ रह रही हैं इस चीज़ से, मगर ये लोग बाहर नहीं आने देती हैं, ये पूरी फैमिली। अब होता क्या है, ये पूरी फैमिली जो सुरेश है उसे ले जा कर के बेसमेंट में अपनी उस जगह पे ले जाकर किसी बहाने से लेके जाती है और वहाँ जा कर के एकदम से इसके मुंह पे कपड़ा ठूस देती है और इसे एक बहुत मजबूत चीज़ से बांध देती है। इसे बांधने के बाद में इतना इन्होंने टाइट कर दिया था उसको कि सुरेश हिल डुल भी नहीं पा रहा था। वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था मगर उसके मुंह में इन्होंने कपड़ा ठूस रखा था कि वो कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अब उसके बाद में रात का टाइम होता है। रात के टाइम उस समय आने से पहले गुरुजी ने इस फैमिली से कह दिया था कि अपने पूरे परिवार को एक ऐसे जंगले टाइप से जगह है, उस जगह किसी जगह पे बंद कर देना और बाहर एक ऐसी चीज़ लगा देना गेट पे और अपने गले में ये माला पहन लेना और बस तुम्हें वो रात किसी तरीके से काटनी है। और जो जो तुम्हारे सामने हो, तुम्हें चाहे कितनी बड़ी से बड़ी धमकियाँ मिलें, तुम्हें डरना नहीं है और बस रात काटनी है, ये सोच करके कि अपने परिवार के एक सदस्य को बचाना है हमें किसी भी तरीके से। उसके बाद में ये पूरा परिवार गुरुजी की सारी बात समझ करके घर में आता है और जैसा जैसा गुरुजी ने कही थी ये सारी सामग्री तैयार करके और ख़ुद को एक जगह पे बंद कर लेता है और ये लोग माला वगैरह जो भी थी वो सब पहन लेते हैं। जैसे ही वो समय होता है जब गुरुजी ने कही थी कि वो औरतें समझ जाएंगी उस समय कि तुम जान चुके हो उनकी हकीकत, उस समय एकदम से इनके घर में हलचल होने लगती है और वो औरतें जब अपने कमरे से निकल के आती हैं तो ये पूरा परिवार देखता है कि वो औरतें जैसे दिन में एक खूबसूरत औरत की तरह लगती थीं, वो एक बुढ़िया के रूप में दिखती हैं इनको, परिवार को। और उनकी जो आँखें हैं वो ऊपर की तरफ चढ़ी हुई होती हैं, सफ़ेद, और एक बहुत भयानक सी शक्ल, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, इतनी उनकी तैयार हो चुकी होती है वहाँ पे, जैसे कोई बुढ़िया हो उनके घर में। उसके बाद में ये पूरा परिवार ये चीज़ देख रहा होता है कि वो औरतें एक अजीब सी आवाज़ निकाल करके इनसे कहती हैं कि सुरेश कहाँ है, कहाँ छुपा दिया तुमने उसे, सुरेश दे दो हमें, सुरेश ला दो, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। ऐसा कहते कहते अजीब सी चाल बना करके ये परिवार की तरफ बढ़ने लगती हैं औरतें। मगर जैसे ही उधर की साइड में हाथ बढ़ाती हैं ये औरतें समझ जाती हैं कि हम इस परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बस इन्हें धमका सकते हैं किसी तरीके से। उसके बाद में ये औरतें भाग भाग कर पूरे घर में ऐसे ऐसे तरीके से, जैसे कि दीवारें होती हैं, बहुत छोटे छोटे सीकचों में पकड़ के और ऊंची ऊंची छलांगें लगाने लगती हैं ये बूढ़ियाँ जैसी औरतें। और कहीं पे भी चढ़ जाना, टांड पे चढ़ जाना, भागते हुए देखना कहाँ छुपा दिया सुरेश को, कहाँ छुपा दिया, झाँक झाँक के देखना अलग अलग कमरों में। पूरे घर में बहुत भाग भाग के ये औरतें ढूंढने लगती हैं सुरेश कहाँ है, सुरेश कहाँ है, और इस परिवार को धमकी देने लगती हैं। बहुत ज़्यादा ट्राई करती हैं कि किसी तरीके से ये परिवार डर जाए और सुरेश का पता बता दें। धमकी देने लगती है कि तेरे परिवार का आगे का वंश नहीं बढ़ने देंगे, आज अगर तूने रात काट दी तो सुरेश, अगर तूने हमें सुरेश दे दिया तो सुरेश मरेगा, लेकिन अगर आज की रात तूने काट दी ऐसे ही तो तेरा पूरा परिवार मर जाएगा, कल के दिन की सुबह नहीं होगी। ऐसी बहुत सी धमकियाँ ये पूरे परिवार को ये औरतें देने लगती हैं। मगर जैसा कि गुरुजी ने कहा था कि ये औरतें चाहे जितना भी डराएं, पूरे परिवार को डरना नहीं है और एकता के साथ वहीं बैठे रहना है। बस
कुछ करना नहीं है, उस जो एरिया है उससे बाहर नहीं आना, अपनी माला को नहीं उतारना, ऐसी सब उन्होंने इंस्ट्रक्शन गुरुजी ने दे रखी थी इन्हें। ये पूरा परिवार उन औरतों को झेलता है, पूरी रात झेलता है। इधर सुरेश जिस जगह बंद रखा था, वहाँ बाद में इन्होंने देखा था कि सुरेश ने उस जगह को बहुत तोड़ दिया था जहाँ से वो बंधा हुआ था, क्योंकि वो भी उन्हीं औरतों की तरफ जाने को अट्रैक्ट हो रहा था। खैर ये लोग पूरी रात ऐसे ही काटते हैं। जब सुबह का टाइम आता है तो गुरुजी ने कही थी कि जब सुबह का टाइम आ जाएगा और उनका समय निकल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। सुबह के करीब करीब 4 बजते हैं, और जैसे ही 4 बजते हैं ये जितनी भी बुढ़ियाँ जैसी औरतें थीं ये भागती हुई इनके घर से जो इनका दरवाज़ा था उसे खोल करके भागती हुई और चिल्लाती हुई इनके घर से भागती हैं। इनके घर के आसपास जो लोग सुबह सुबह के टाइम में उठ जाते थे उन लोगों ने ये नज़ारा देखा था कि एक घर से जहाँ नई नई शादी हुई है वहाँ से इतनी सारी अजीब सी बुढ़ियाँ और चिल्लाती हुई भागी हैं सुबह सुबह के टाइम में। पूरा परिवार भी ये इनका तो शौक में ही था, और आसपास के लोग जो थे वो भी ये देख रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे। वो औरतें वहाँ से चिल्लाती हुई और 4 बजे के आसपास वहाँ से निकल जाती है, भाग जाती है कहीं पे। उसके बाद में जैसा गुरुजी ने कही थी कि अपने उस घेरे को साफ़ करके और सारी मालाओं को उतार देना, और जैसे जैसे उन्होंने कही थी कि गेट पे ये लगा देना, अलग अलग चीज़ें पूजा की सामग्री बताई थी, पूजा के तरीके बताए थे, वो ये लोग पूरे कर देते हैं। उसके बाद में लोग जा कर के सुरेश को देखते हैं तो सुरेश ने पूरा वो जो जितनी चीज़ों से उन्होंने सुरेश को बांध रखा था लगभग वो पूरा ही खोल दिया था। बस किसी तरीके से सुरेश चिल्ला नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने मुंह में कपड़ा वपड़ा ढूस के और टेप वेप लगा दिया था। बस सुरेश खुद को खोल नहीं पाया। अगर शायद सुरेश उस दिन खुद को खोल लेता, उस रात खुद को खोल लेता, तो ख़त्म थी इनके परिवार की कहानी। उसके बाद में खैर ये लोग सुरेश को खोलते हैं। जब सुबह को देखते हैं सुरेश, तो सुरेश बेहोश पड़ा होता है। उसके बाद में थोड़ी देर बाद ये परिवार सुरेश को होश में लाता है, और होश में लाने के बाद में ये लोग सुरेश को लेकर के गुरुजी के पास जाते हैं, और वहाँ जा कर के गुरुजी के यहाँ सुरेश 11 दिन वही रहता है, ताकि सुरेश एक तरीके से शुद्ध हो सके और वापस अपने शरीर में नॉर्मल तरीके से रह सके, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके कंट्रोल में था उन औरतों के। अगर गुरुजी के पास वो नहीं रहता तो वो औरतें शायद दोबारा सुरेश को अपनी तरफ खींच सकती थी। मगर 11 दिन रहता है और सुरेश 11 दिन के बाद में ठीक होकर के अपने घर में लौटता है। मगर उस रात की घटी घटनाएं, उन कुछ घंटों की घटी घटनाएं इनके परिवार के दिमाग में घर कर जाती हैं, और बहुत समय तक ये पूरा परिवार उन घटनाओं को भुला नहीं पाता है। खैर जैसे जैसे समय बीत जाता है ये लोग कोशिश करते हैं कि नॉर्मल हो जाएं, और आगे चल के इनका परिवार नॉर्मल भी हो जाता है, लेकिन इस चीज़ को बहुत टाइम लग जाता है। खैर इसी बात के साथ आज की हमारी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अब बात कर लेते हैं हमारे इस चैनल की, कि आगे से मेरी जितनी भी कहानी आया करेंगी वो ऐसे ही चेहरे के साथ आया करेंगी, फेस कैम वीडियो आएंगी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही ऐसी वीडियो डालना चाह रहा था, मगर किसी कारणों की वजह से मैं नहीं डाल पा रहा था। मगर अब कहानियाँ ऐसी आएंगी कि मैं बेहतर तरीके से समझा पाऊँगा कहानियों को। और इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर इस कहानी में कोई ऐसी बात जो मैंने आपको सुनाई उसमें कुछ ऐसी बात जो समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसका ज़रूर आपको जवाब दूँगा। और अगली कहानी जो मैं आपको लाने वाला हूँ उसके विषय में एक बात बताना चाहूँगा कि कहानी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। मैं कभी कहता नहीं हूँ अपनी आने वाली कहानी के विषय में, लेकिन आज कह रहा हूँ कि अगली कहानी वाकई में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, और वाकई में शायद आपको डरा दे अगली कहानी, क्योंकि मैं खुद डर गया था उस कहानी को सुन के, मुझे खुद डर लग गया था। खैर इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो ये कहानी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और ऐसी कहानी और भी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप हॉरर फैक्ट भी सुनना पसंद करते हो तो मैं शॉर्ट्स में हॉरर फैक्ट अपलोड करता हूँ, आप उन्हें भी जाकर के ज़रूर देखें, वो भी आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अपना समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।